हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय के मॉडल पेपर सेकंड को सॉल्व करेंगे। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने इसके फर्स्ट मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें। और आप सभी लोगों की कमेंट पर ही मैं आज दूसरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराऊँगा। कई सारे बच्चों की कमेंट थी कि सर हमें गणित विषय का सेकंड मॉडल पेपर सॉल्व करा दीजिए। तो आज मैं उसी के अंतर्गत सेकंड मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये जितने भी मॉडल पेपर हमसे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो सब बोर्ड परीक्षा पर आधारित है और बिल्कुल बोर्ड परीक्षा के समान ही बनाए गए हैं। तो आप अच्छे से देख लें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1, -3 बटे में -9 है। क्या है ये एक धन परिमेय है, ऋण परिमेय है, या तो धन या ऋण परिमेय है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सी संख्या है? धनात्मक परिमेय है, ऋणात्मक परिमेय है, या तो धन या ऋण कुछ भी नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, -3 बटा -19, तो बच्चों माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या पीछे? 3 बटा 19। और 3 बटा 19 कैसी है? धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो बच्चों, संख्या 144 में वर्गमूल के कितने अंक होंगे? तो बच्चों, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो साधारणतः भाग विधि से जब हमने वर्गमूल पढ़ा था तो दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। तो 144 में कितने जोड़े बनेंगे? दो जोड़े, एक तो 44 का और एक 1 का। तो जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंकों का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर बच्चों दो जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर भी कितना होगा? 2 अंकों का। आगे देखिए बच्चों, 256 और 289 का वर्गमूल है। तो बच्चों आपको ध्यान होगा कि 256 किसका वर्गमूल होता है? 256 होता है 16 का, और बच्चों 289 होता है 17 का। ठीक है, यानी 16 गुणा 16 होता है 256 और 289 क्या होता है? 17 गुणा 17। तो 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16 और 289 का कितना हो जाएगा? 17। आगे देखिए बच्चों, संख्या 13 का वर्ग है। बच्चों 13 गुणा 13, 13 गुणा 13 होता है बच्चों 169। कितना होता है? 169। आगे देखो बच्चों, 10 की घात 3, मतलब बच्चों 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 की घात 3 का मतलब क्या है? 10 गुणा 10 गुणा 10। तो बच्चों एक के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे? एक के पीछे 3 जीरो। कितने जीरो? एक के पीछे 3 जीरो। तो 1 2 3 यानी कि 1000। तो ऑप्शन नंबर 100। आगे देखो बच्चों, 343 और 512 का घनमूल होगा। क्या निकालना है बच्चों? घनमूल। तो घनमूल में कितने कितने के जोड़े बनेंगे? 3 3 के। तो बच्चों 343 होता है 7 का, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7, ये होता है 343। और 512 होता है बच्चों, तो 512 होता है 8 गुणा 8 गुणा 8। तो 343 का घनमूल क्या होगा? 7, और 512 का घनमूल कितना होगा बच्चों? 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 7 बटा 8। आगे देखो बच्चों, 50 विद्यार्थियों में से 50% विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं। कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं? देखो बच्चों, 50 विद्यार्थी टोटल हैं, उनमें से 50%। तो देखो 50 का 50% कितना हो जाएगा? 50 गुणा 50%। मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब हुआ 50 गुणा 50 बटा 100। तो बच्चों 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। मतलब 25 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं तो कितने, 25 विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं तो कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं? तो 50 में से 25 कम हो जाएगा, तो कितने बचेंगे? 25। या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि 50 विद्यार्थियों में से 50% का मतलब आधे। तो 50 का आधा कितना होता है? 25। 25 अच्छे हैं तो 25 क्या हो जाएंगे? विज्ञान में अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, सीधा देख कर भी बता सकते थे। आगे देखो, 7p बराबर 28 में p का मान कितना है? तो देखो बच्चों, अभी p 7 के साथ गुणा में है, 7 उधर जाएगा तो भाग में, और 28 बटा 7 कितना होगा बच्चों? 4। ऐसे 7p बराबर 28, ये अभी p के साथ गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। तो p बराबर 28 बटे में 4, कितना? 7। तो 7 चौक 28, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। आगे लिखा हुआ है बच्चों, आयत के विकर्ण होते हैं असमान, समान,
कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब आपने आयत की विशेषता पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा कि आयत के विकर्ण लंबाई में समान होते हैं एवं परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो कैसे होते हैं? समान। आगे देखो बच्चों, n भुजा वाले समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल सदैव कितना होता है? 360। चाहे वो सम बहुभुज हो या कैसा भी बहुभुज हो, चाहे बजभुज हो, पंच बहुभुज हो, षष्ठ बहुभुज हो, सप्त बहुभुज हो, कैसा भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग सदैव कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है बच्चों। आगे देखें, मूल बिंदु स्थित होता है कि मूल बिंदु कहाँ स्थित होता है? सिर्फ x अक्ष पर, सिर्फ y अक्ष पर, दोनों अक्षों पर या किसी पर नहीं। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। कितने होते हैं? 0 और 0। जब ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर होता है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक कितने होते हैं? 0 और 0। मतलब x अक्ष पे 0, y अक्ष पर भी 0। तो बच्चों ये x और y दोनों पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है। आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 12, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। हमें क्या करना है? ऐसी छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो प्रत्येक 8, 15 और 20 इन तीनों का भाग उसमें जाता हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8, 15 और 20 का लसापा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लसापा। तो देखिए बच्चों, 8, 15 और 20 का लसापा कितना आएगा? तो यहाँ पर एक मैं लाइन खींच देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं 8, 15 और 20। तो बच्चों किसका भाग जाएगा? सबसे पहले 2 का। कितनी बार? 4 बार। 15 ऐसा का ऐसा, ये 10 बार। फिर से 2 का 2 बार, 15 ऐसा का ऐसा, फिर से 5 बार। फिर से 2 का 1 बार, 15, 5। फिर किसका जाएगा? तो 5 का दे देते हैं। 5 का 1 बार, 3 बार, 1 बार। फिर किसका? 3 का 1 बार, 1 बार और 1 बार। ठीक है। तो इसका लसापा कितना आ जाएगा? तो हम कहेंगे 8, 15 और 20 का लसापा, 20 का LCM मतलब लसापा कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, लिख ले पहले, 2 गुणा 2। तो इनका गुणा कर दे, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 40 तिया 120। अब देखो, जब हमने इस लसापा को देखा तो हमें क्या पता चला? हमें यह पता चल रहा है कि इसमें केवल 2 का एक पूरा जोड़ा बन रहा है। ठीक है। इसमें इस 2 का, इस 5 का और इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। ठीक है। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 1 2, 1 5 और 1 3 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है। तो हम कहेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 एवं 5 का जोड़ा नहीं है। 5 का जोड़ा नहीं है, अतः 2, 3 एवं 5 से गुणा करेंगे। पाँच से क्या करेंगे? गुणा करेंगे ताकि पूरा जोड़ा बन जाए। तो देखो बच्चों, जब गुणा करेंगे तो 120 पहले से आया हुआ था, इसका गुणा करना है 2 गुणा 3 गुणा 5 से। तो ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, यानी 120 का किससे गुणा करना है? 30 से। 120 गुणा 30। तो बच्चों 12 तिया 36, पीछे 2 जीरो, यानी कि 3600। ठीक है। अब 3600 क्या है? 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम कहेंगे अतः 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 8, 15 और 20 से विभाजित है। जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है। आगे देखो, संख्या 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब हमें 32 का वर्ग ये नहीं बोला कि कौन से सूत्र से करना है, केवल हमें ये लिखा है कि 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 32 का वर्ग सिंपली क्या होगा? 32 गुणा 32। ठीक है। तो 32 गुणा 32 कितना हो जाएगा? 1024।
लेकिन ध्यान रखें हमें यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, अतः इस छोटी सी ट्रिक करने की बजाय हम कौन सा सूत्र की सहायता से जो करते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, ये करें ताकि अच्छा रहे, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा बड़ा करने से अच्छा रहेगा। तो सूत्र क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 32 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 32 को लिख सकते हैं 30 प्लस 2 का स्क्वायर। तो a हो जाएगा 30, b हो जाएगा 2। तो हम कहेंगे 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 30 गुणा 2। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 900 प्लस 4 प्लस ये 30 दूनी 60 और 120। तो बच्चों कितना हो जाएगा, जोड़ करने पर 1024, ये आपका आंसर। तो ये तरीका करें ताकि आपको 2 नंबर पूरे मिले। अगर ये तरीका करोगे तो 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे निश्चित रूप से। आगे देखें, परिमेय संख्याओं -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं और उस पर इस संख्याओं को दर्शाते हैं। तो समझ लीजिए मैंने एक संख्या रेखा बनाई है, ये एक संख्या रेखा बना दी। अब इस पर आपको संख्या को केवल दर्शाना है, बहुत सरल है। तो देखिए समझ लीजिए यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं -1/11, ये -2/11, फिर ये -3/11, ये -4/11, ये -5/11, ये 6/11, ये 7/11, ये -8/11 और ये -9/11। ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे, बॉक्स बना लें। ये -9/11 है, ये -5/11 है और ये कितना है -2/11 है। ठीक है, तो आपको इस तरह संख्या रेखा पर बताना है। आगे देखें, प्रश्न संख्या 15, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 81 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या देना है कि 81 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, घन। तो देखिए 81 का हम घन निकालते हैं। तो देखो 81 3 का भाग दे दिया 27 बार, 3 का भाग दे दिया 9 बार, 3 का भाग दे दिया 3 बार, 3 बार और 1 बार। तो 81 के टुकड़े क्या हो जाएंगे बच्चों, 81 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 3 का एक जोड़ा तो पूरा बन रहा है, एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, 3। ठीक है, यानी भाज्य गुणन में जो 3 है वो त्रिक में नहीं आ रहा है, अतः 81 एक पूर्ण घन नहीं है। हम कहेंगे कि ये भाज्य गुणनखंड में 3 त्रिक में नहीं आ रहा है, अतः 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का क्या देंगे, भाग देंगे, ताकि 3 का भाग देने पर ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अतः 81 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। ठीक है, जब 3 से भाग देंगे तो एक 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 भाग 3। तो एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, तो बचेगा हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों, ये आपका 15वां सवाल। आगे है, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो देखो हम एक सारणी बना लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं दिनों की संख्या और यहां पर मैं लिख लेता हूं मशीनों की संख्या। अब देखें दिनों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, 63 थी, तो कितनी मशीनें थी, 42 दिन, 42 मशीनें 63 दिन। अब हमें पता नहीं है कि मशीनों की संख्या कितनी मानी हमने x और दिन कितने लग रहे हैं, 54। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है कि अगर मशीनें ज़्यादा होगी तो दिन कम लगेंगे और अगर मशीनें कम होगी तो दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो दिनों की संख्या कम हो रही है, मतलब मशीनों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा,
हम कहेंगे कि यहाँ प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है, यहाँ प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है, अतः क्या होगा कि अगर 63 दिन लगते हैं 42 मशीनों को, तो समझ लीजिए कि 54 दिन लगेंगे x मशीनों को। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 63 गुणा 42, अभी 54 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो इसको हल करेंगे तो देखें कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 नम 54, 9 सत्ते 63, मतलब 49। कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, आगे देखें, गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखें, इसका इससे गुणा करते हैं तो 2/3 गुणा माइनस का 9/10 गुणा XY गुणा x² y²। ठीक है बच्चों, तो देखो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, कितना बचा, माइनस का 3/5, x की घात 1 और 2, गुणा होते समय घातें जुड़ती है, तो x की घात 3, y की घात 1 और y की घात 2, y की घात 3। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, -3/5 x3 y3। आगे देखो बच्चों, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक है, हम कहेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर 3 कोण हैं, तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो 125 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर कितना होगा, 360, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 250। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर आपके पास आ जाएगा 110 डिग्री, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे देखो बच्चों, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो समांतर चतुर्भुज, हम एक चित्र बना लेते हैं साधारणतः समांतर चतुर्भुज का कि कैसा होता है। तो देखिए, ये समझ लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है, इसका एक ये मान लिया हमने 3x और ये मान लिया 2x। ठीक है बच्चों, A B C और D। अब हम मान लेते हैं कि माना दो आसन्न कोण 3x और 2x है, माना दो आसन्न कोण 3x एवं 2x है। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, हम कहेंगे कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः हम दोनों को कोणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे कोण A प्लस कोण B बराबर 180, तो कोण A का मान है 3x प्लस 2x बराबर 180। दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2x 5x 180, x बराबर 180 बटे में 5, तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तो फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोण A बराबर कितना था, 3x, मतलब 3 गुणा 36, तो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 36 गुणा 3 मतलब 108 डिग्री। फिर कोण B बराबर 2x मतलब 2 गुणा 36, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, आगे देखें, बीजीय व्यंजक में से इस बीजीय व्यंजक को घटाइए।
तो देखो पहला बीजीय व्यंजक ऐसा का ऐसा लिखते हैं 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस। अब हमें पता है कि जिस बीजीय व्यंजक को हम घटाते हैं उसके सारे निशान बदल देते हैं, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। तो देखिए 4a प्लस का है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस का था, ये किस में हो जाएगा, प्लस में। ये प्लस का है माइनस में, ये प्लस का है माइनस में। ठीक है, अब समान पद एक दूसरे से घटते हैं। देखो 12a और ये 4a, 12 में से 4 कम हुआ तो 8a। ये देखो माइनस का 7ab, ये प्लस का 7ab, माइनस 7 माइनस 9 प्लस 7 मतलब माइनस का 2ab। फिर ये 5b, ये माइनस का 3b, 5 में से 3 गया तो प्लस का 2b, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 12, माइनस का 15। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। आगे देखें, संख्या 400 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमें स्पष्ट करना है कि 400 एक पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं। तो अगर पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण घन संख्या, तो क्या होगा, इसमें 3-3 अंकों के पूरे जोड़े बनेंगे। तो हम इसके टुकड़े ज्ञात कर लेते हैं 400 के। सबसे पहले 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 200 बार। 2 का भाग दिया 100 बार। 2 का भाग दिया 50 बार। 2 का भाग दिया 25 बार। फिर नहीं जाएगा 5 का 5 बार, 5 का 1 बार। ठीक है बच्चों, यानी कि 400 के भाज्य गुणनखंड के आगे 400 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 कितनी बार है, 4 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो अगर अभाज्य गुणनखंड होता तो 2 का 3 का त्रिक क्या बनेगा, पूरा बनेगा। देखो ये 3 का पूरा बन रहा है, लेकिन ये पूरा त्रिक नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 400 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हम कहेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक बनाने पर अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक बनाने पर 2 गुणा 5 गुणा 5 के क्या बचते हैं, शेष बचते हैं, शेष बचते हैं। अतः 401 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अगर 3 के पूरे जोड़े बनते तो ये पूर्ण घन संख्या होती, लेकिन यहाँ पर केवल 2 का एक जोड़ा बन रहा है, बाकी 2, 5 और 5 के जोड़े नहीं बन रहे। ठीक है, अतः ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे देखें बच्चों, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर सीपी यानी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 13,000। क्रय मूल्य बराबर 13,000। ठीक है, बिक्री कर कितना दिया हुआ है, बिक्री कर की दर, बिक्री कर की दर बराबर 12%। ठीक है, तो बिक्री कर क्या हो गया, कितना हो गया, 13,000 का 12%। तो हम कहेंगे बिक्री कर बराबर 13,000 का 12%। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 13,000 गुणा 12/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और जब 12 गुणा 13 होगा तो 12 गुणा 13 और पीछे जीरो, तो 12 का 13 से गुणा हो गया 156, पीछे जीरो मतलब 1560 रुपये। बिक्री कर कितना आ गया, 1560। तो अब कुल भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी, क्रय मूल्य प्लस बिक्री कर। तो कुल राशि, कुल भुगतान की जाने वाली राशि, कुल भुगतान राशि बराबर सीपी यानी क्रय मूल्य प्लस बिक्री कर। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना था, 13,000 प्लस बिक्री कर कितना आया, 1560। तो ये कितना हो जाएगा, 14,560, 14,560 रुपये। ये क्या करेगा विनोद, अगर इस टेलीविज़न को खरीदा है तो उसे 14,560 रुपये राशि भुगतान करनी होगी।
आगे देखो बच्चों 23वां प्रश्न, बीजीय व्यंजक को हल कीजिए और x बराबर 1/2 के इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले हल कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3x गुणा 4x प्लस 8, सॉरी 4x माइनस 5, सॉरी -5 प्लस 8 है। तो देखो 3 का अंदर इस 3x का गुणा हो जाएगा, तो 4 तिया 12 x की घात 2 माइनस 3 का 5 से 15, पीछे x 15x प्लस 8, ये हो गया इसका हल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें x बराबर 1/2 रखना है। तो हम कहेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, तो यहाँ पर x की जगह 1/2 रख लेते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो 12 x की जगह 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 1/2 प्लस 8, तो 12 1/4 माइनस 15/2 प्लस 8, तो 4 तिया 12, तो 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11 माइनस 15/2। तो यहाँ 2 का गुणा होगा, कितना होगा 22, 22 माइनस 15/2, 22 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 7/2, ये आपका हो जाएगा आंसर। आगे देखो बच्चों, व्यंजक y-8 और 3y-4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है बच्चों, तो गुणा बिल्कुल सरल है, कैसे करते हैं देखो। तो हम कहेंगे y-8 गुणा 3y-4, तो एक बार y का इस पूरे के साथ करना है और एक बार -8 का। तो y गुणा 3y-4 -8 गुणा 3y-4, तो y का जब 3y के साथ होगा तो 3y की घात 2 माइनस 4 का y के साथ होगा 4y माइनस 8 तिया 24y प्लस माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3y का स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 24y, तो माइनस का 28y प्लस 32, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे देखो बच्चों, p² प्लस 6p माइनस 16 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसके हमें क्या करने हैं, टुकड़े ज्ञात करने हैं। तो देखो 6p, तो 6 के ऐसे टुकड़े बताओ कि जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर -16। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, p² प्लस 6p की जगह क्या लिख सकते हैं, 8p माइनस 2p। जब 8 में से 2 कम होंगे तो 6p बचेगा, और 8 और -2 का गुणा होगा तो कितना होगा -16, तो -16। फिर देखो p और p दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें, तो p को बाहर ले लेते हैं, बचेगा कितना p प्लस 8। यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा p प्लस 8, तो p प्लस 8 p प्लस 8 दोनों भाग में है, p प्लस 8 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या p -2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे देखो बच्चों, 16a² 36ab² के गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4, और 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 9। तो देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो एक तो 4 बाहर ले लेंगे, तो ऐसे लिख ले 4 गुणा 4 a² b प्लस 36 को लिख सकते हैं 4 गुणा 9 गुणा ab²। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, एक तो 4 मिल गया कॉमन। फिर देखो ab, तो ये ले लिया ab कॉमन। अब बचा क्या, इधर 4 बचा, ab बाहर ले लिया, a 2 बाहर है, 1 बच गया, तो a प्लस यहाँ पर देखो 9 बचा और b बचा 9b। ठीक है, तो 4ab 4a प्लस 9b, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे क्या था। देखो 1 बजे कहाँ पर है, 1 बजे है ये 37 डिग्री सेल्सियस पर। कहाँ पर है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम कहेंगे कि दोपहर 1 बजे कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये का मान हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। फिर बी का देखो, रोगी का तापमान 38.5 कब था, 38.5 देखो कब है, 38.5 है दोपहर 12 बजे। कब है, 12 बजे, तो हम कहेंगे दोपहर 12 बजे। फिर इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था, ये दोनों समय क्या थे, दोनों समय क्या था, एक जैसा था। तो देखो ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि 1 बजे और 2 बजे ये समान है। देखो ये वाला भाग कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस, कब, 1 और 2 बजे, तो हम कहेंगे कि दोपहर 1 और 2 बजे, दोपहर
1 एवं 2 बजे। ठीक है, ये कैसा था, बराबर था। आगे है उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए आलेख बनाइए। एक वर्ग की भुजा और एक क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। ये वाई अक्ष खींच दिया और एक एक्स अक्ष बना लेते हैं। ये बना दिया एक्स अक्ष। ठीक है, ये एक्स है और ये है वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष पर हम क्या लेते हैं, वर्ग की भुजा ले लेते हैं सेंटीमीटर में। यहाँ पर ले लेते हैं वर्ग की भुजा, किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में। और या ऊपर क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल। अब देखो पहला मान क्या दिया हुआ था, पहला मान दिया है 2 और 4। भुजा कितनी है, 2 है, क्षेत्रफल कितना है, 4 है। तो पहले हम यहाँ पर मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब हम पैमाना लिख लेते हैं कि पैमाना हमने क्या लिया है। तो पैमाना देखो, पैमाना माना एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हमने क्या माना है, एक्स अक्ष पर एक इकाई बराबर कितना माना है, 1 सेंटीमीटर। एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर वाई अक्ष पर क्या माना है हमने, वाई अक्ष पर एक इकाई बराबर 5 वर्ग सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इकाई लिख ली। अब पहली कितनी है देखो, 2, 4, 2 और 4। तो देखो 2 का 4 कहाँ पर होगा, ये 2 है और ये 5 है, तो 4 कहाँ होगा, थोड़ा कम, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, 2 और 4। हम लिख लेते हैं नाम 2 और 4। फिर कितना था, 3 और 9। कितना था, 3 और 9। तो बच्चों 3 ये रहा, 9 मतलब 10 से थोड़ा कम, तो ये ले लिया 3 और 9। कितना ले लिया, 3 और 9। फिर कितना था, 4 और 16। तो 4 ये है, 16 मतलब 15 से थोड़ा ऊपर। तो 4 के सीध में देखो 15 से थोड़ा ऊपर, यहाँ पर कितना है, 4 और 16। फिर 5 और 25। तो 5 और 25 देखो, 5 ये रहा, 25 इसकी सीध में देखो यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पर 5 और 25 और 6 और कितना था, 36। तो 6, 35 यहाँ पर है, 36 थोड़ा ऊपर। तो 36 35 से जरा सी ऊपर बना दो, यानी कि यहाँ कहीं पे। ये कितना है, 6 और 36। अब इसको मिलाना है, तो इसको सीधा मिला लेंगे। अब मैं तो हाथों से मिला रहा हूँ, अगर आप स्केल से बनाएंगे तो सही बन जाएगा। ठीक है, चले, तो ये आपका इस तरह कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि क्या ये रेखिक आलेख है। तो देखो प्रश्न पूछा है, क्या यह रेखिक आलेख है। रेखिक आलेख होता तो एकदम सीधी रेखा बनती। हम कहेंगे कि नहीं, यह एक रेखिक आलेख नहीं है। तो हम कहेंगे कि नहीं, यह एक रेखिक आलेख नहीं है, क्योंकि रेखिक आलेख में रेखा एक सीधी बनती है, यहाँ पर सीधी नहीं बन रही है। ठीक है, नहीं, यह एक रेखिक आलेख नहीं है। आगे देखो, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो माना कुल वेतन कितना होता है, हमेशा कुल वेतन 100% मान लेते हैं, तो उस पर कितनी हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखो 1,54,000 पे क्या हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। तो मान लेते हैं कि नया वेतन कितना दिया हुआ है, 1,54,000। नया वेतन बराबर 1,54,000। ठीक है बच्चों, माना उसका मूल वेतन कितना था, x। माना उसका मूल वेतन
या तो x मान लो, और अगर x नहीं मान ला तो बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हो। माना उसका मूल्य वेतन कितना था 100%, कितना था 100, ठीक है। अब 100 यहाँ पर यूनिट है, ठीक है, इकाई है, 100 इकाई था। तो देखो 100 पे कितनी वृद्धि हो रही है 10% की, तो 10% वृद्धि होने पर नया वेतन कितना हो गया 110%। तो हम कहेंगे 10% वृद्धि के बाद नया वेतन 100 का 10%, 100 का 10%, ठीक है। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। तो या फिर हम कह सकते हैं कि 100 प्लस 100 का 10%, तो 100 तो पहले से था और 100 के 10% और जुड़ गया, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110, ठीक है। ये यूनिट है, इकाई है। माना मूल वेतन कितना है 100 इकाई, या 100 इकाई मान लो अगर समझ में नहीं आ रहा तो। अब नया वेतन कितना बन गया 110 इकाई। अब 110 इकाई का मान कितना है 1,54,000, कितना है 1,54,000। तो 100 इकाई का मूल वेतन कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हम कहेंगे कि अतः, या चूंकि कह लें, चूंकि 110 इकाई का मान बराबर 1,54,000, 110 इकाई का मान बराबर 1,54,000, तो 100 इकाई का मान, 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा 1,54,000 बटे में 110 गुणा 100, ठीक है बच्चों। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया, 11 से काटो तो बच्चों 11 एकम 11, पीछे बचा 4, 4 और 4 44, 1144, पीछे बचा 2, यानी कि 1400 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा 1,40,000, कितना हो जाएगा 1,40,000, यानी कि उस व्यक्ति का मूल वेतन कितना था 1,40,000। तो हम कहेंगे अतः उसका मूल वेतन, अतः उसका मूल वेतन बराबर 1,40,000 रुपये, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। एक समीकरण दिया हुआ है और उसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखो बच्चों, पहली बार ये माइनस का टी है, इसको इधर ला लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का टी, तो 3t माइनस 2 बटे में 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब माइनस लिखा हुआ है 2t प्लस का 3 बटे में 3, और ये माइनस का टी था उधर आएगा तो प्लस का टी बटे में 1 बराबर 2 बटे में 3, ठीक है बच्चों। अब 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो वो कितना आएगा हमारे पास 12, कितना आएगा 12, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो ये आ गया 12। अब देखो 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3t माइनस 2, माइनस 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4 गुणा 2t प्लस का 3, 1 का भाग 12 बार, 12 को t से गुणा करेंगे तो 12t बराबर 2 बटा 3, ठीक है बच्चों। अब इसको हल करो तो 3 तिया 9, t माइनस 3 दूनी 6, माइनस 4 दूनी 8t, माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 प्लस 12t। ये 12 अभी देखो भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, तो 2 गुणा 12 बटे में 3। अब देखो बच्चों, ये 9t है, ये माइनस का 8t है, तो 9t में से 8t जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, ये आपके पास बचेगा 1t, ठीक है। 9 में से 8 गया तो t 1, और 1 12, ये तो 12 और 1 कितना हो गया 13t। फिर ये माइनस का 6 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा माइनस का 18 बराबर, तो ये हो गया 24 बटा 3, तो 3 चौक 12 यानी 4 दूनी 8, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या बचा 13t बराबर, ये माइनस का 18 है, उधर जाएगा तो प्लस का 18, कितना हो जाएगा प्लस का 18, ठीक है। तो 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, यानी 8 प्लस 18, तो 13t बराबर 26, t बराबर कितना हो जाएगा 26, ये भी गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, तो कितना हो जाएगा 2, यानी t का मान कितना आएगा 2 आएगा। आगे देखो बच्चों, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यदि इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर
चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है तो आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करना है। देखो, तो खोखले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, और आयताकार चादर का हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो मान लेते हैं कि आयताकार जो चादर है उस आयताकार चादर की लंबाई हमें पता नहीं है, ठीक है। लंबाई हमारे पास मान लेते हैं x सेंटीमीटर। हम कहते हैं कि आयताकार चादर की लंबाई बराबर हमने मान लिया x सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी हुई है, 33 सेंटीमीटर। तो चादर की लंबाई तो ये है, फिर चौड़ाई, चादर की चौड़ाई 33 सेंटीमीटर। कौन सी चादर, ये आयताकार, ठीक है, 33 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, उस आयताकार चादर के क्षेत्रफल के बराबर, क्योंकि उसी से क्या बना रहे हैं, हम चादर बना रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बेलन का पार्श्व या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि देखो बस क्योंकि उसी को काटकर हम आयताकार चादर बना रहे हैं, तो जितना क्षेत्रफल उस बेलन का होगा, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उतना का उतना किसका होगा, आयत का, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयताकार चादर का क्षेत्रफल, आयताकार चादर का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 4224, 4224 बराबर आयत का क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x गुणा 33। तो 33 उधर भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 4224 भाग 33। तो इसका भाग जाएगा, देखो 33 से कम 33, पीछे बचेगा 9, 9 और 2 92, तो 33 दूनी 66, और पीछे जो भी बचेगा उसमें भाग कितनी बार जाएगा, उसमें लगभग जाएगा, देखो ये कितना बच रहा था पीछे 92, 33 दूनी 66, 66 का मतलब अगर 99 होता तो 33 पूरा होता, मतलब 6 कम है, ठीक है। तो 33 में 6 का कम है मतलब 27, तो 27 और 4 274, 274 में कितनी बार जाता है, 8 बार, तो 128 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, आयत की चौड़ाई। अब हमें निकालना है आयताकार चादर का परिमाप। तो हम कहेंगे आयताकार चादर का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयताकार चादर का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितनी आई, लंबाई आई हमारे पास 128 प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई थी, 33। इन दोनों को जोड़ दो तो 2 गुना 161, तो ये कितना हो जाएगा, 161 का 2 से, तो 160 और 160 320, और 320 और 2 और मतलब 322 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका जो अंतिम प्रश्न है उस अंतिम प्रश्न को मैं नहीं करा रहा, यह आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है अथवा वाला प्रश्न, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगले मॉडल पेपर में इसको ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। तो आज की इस क्लास में हमने आपकी सेकंड मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।